हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। इस चैनल में सेबी ग्रेड पेपर 2 के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल बजटरी कंट्रोल के बारे में बात करी थी। उसका हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसका जो बैलेंस बचा आज हम वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 बाय बाय। आप देख कर आओ, फिर आप हमसे बात करना। चलो, अब हम बात करते हैं बजट और बजटरी कंट्रोल में जो आज बचा है। सर आज क्या बचा है? आज बचा है जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग और बजट रेशियो। बजट रेशियो थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ते हैं। हम परफॉर्मेंस बजट के बारे में पढ़ेंगे और जीरो बेस्ड। आज आपके चैप्टर कंप्लीट। हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग से। ये परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है? मतलब जितना आपने परफॉर्मेंस कैसी करी है। आपकी कालीन भी जैसी परफॉर्मेंस है, मुन्ना भी जैसी परफॉर्मेंस है। अब हम बात को समझाते हैं कि परफॉर्मेंस से क्या लेना देना। अगर हमने कोई इनपुट दिया आपको, जैसे अपने रॉ मटेरियल, अगर आपको किसी ने दिया कि इस रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बनाओ। किसी ने 100 kg का रॉ मटेरियल लेके जो आउटपुट निकाला वो 95 kg फिनिश गुड 95 kg का निकाला। 5% नॉर्मल बेसिस करके उसने 95 kg का हमें निकाल के दे दिया। हम ये 95 kg को मार्केट में भेजेंगे, कोई भी चीज हो, ठीक है। हाँ, और दूसरे किसी प्रोडक्शन वाले बंदे ने 100 kg का इनपुट लिया और 92 kg निकाला। सीधा सीधा हमें 3 kg का 3 kg का लॉस हो गया इसके अंदर। तो ये परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है। परफॉर्मेंस सिर्फ इसके लिए इस तक रिलेटेड नहीं है। परफॉर्मेंस को आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचो। एक कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब वो प्रॉफिट क्या कमा रही है, अभी तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। परफॉर्मेंस उसको भी दर्शाता है। परफॉर्मेंस लेबर को, कि लेबर कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये सारी परफॉर्मेंस के बारे में बात चल रही है कि परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। नया टाइप का बजट है। हम बड़े सारे बजट फंक्शंस पे बना रहे हैं, हर चीज बना रहे हैं। इसमें वो करके हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जो जो बजट रेशियोज है ना वो परफॉर्मेंस के ऊपर लेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन एस्टिमेटेड इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। कि एक्सपेक्ट हम कितना एक्सपेक्ट करें, आप कितना आउटपुट दे दोगे इनपुट लेके इतना। ठीक है, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बजटिंग। उसने बजट करते हुए बता दिया कि आप इतना इनपुट लेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इतना परफॉर्मेंस देंगे, आप इतना आउटपुट निकालेंगे, चाहे लेबर हो चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, उन्होंने बजट बना के दे दिया। अब इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बजटिंग नाम क्यों दिया गया? इसके अंदर हमेशा चेकिंग चलती रहती है, तो इसलिए इसका नाम परफॉर्मेंस बजटिंग दिया गया। सुनो, द फॉलोइंग आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ये वाली टाइप की रिपोर्ट्स हैं विच आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट, मतलब टू मैनेजमेंट रेगुलरली एट प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स। हम रिपोर्ट्स निकाल निकाल के मैनेजमेंट को दे रहे कि यू असेस कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस है। इसके अंदर कौन? टॉप मैनेजमेंट के पास बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, वो देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सही चल रहा है, बैलेंस शीट सही चल रहा है, हमारा स्टॉक की पोजीशन क्या है, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें चल रहा है। हमारा प्रॉफिट आ रहा है जितना हमने अपने शेयर होल्डर्स को हम जाके बोल कर आए, कमिट कर आए कि हम आपको इतना प्रॉफिट कमा के देंगे, आपकी वेल्थ को हम इतना बढ़ाएंगे। हम उस प्रॉमिस पे खरे उतर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट इस बात पे ध्यान दे रहा है, वो कह रहा है हमारी वर्किंग कैपिटल सही चल रही है, हमारे स्टॉक्स के अंदर ज्यादा पैसा तो नहीं लगा हुआ, हमारे क्रेडिटर्स जो है हम उनसे अच्छा क्रेडिट उठा पा रहे हैं, मार्केट में अपना हमारी रेपुटेशन है कि लोग हमें क्रेडिट पे माल दे रहे हैं, और हमने अपने जिनको डेटर्स से हमें पैसा मिलना है वो भी हमें जल्दी, हमारे डेटर्स कोई बैड वैड नहीं है। ठीक है, हमारे डेटर्स हमें टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, हम कैश फ्लो बना के चल रहे हैं। ये टॉप मैनेजमेंट परफॉर्मेंस देखता है। सर ये कैश फ्लो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा परफॉर्मेंस बजट? बेटा सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर परफॉर्मेंस क्या, सर इसमें क्या परफॉर्मेंस, हमें समझ में नहीं आया कैश फ्लो से क्या परफॉर्मेंस। एक आपका काम करना अलग बात है और दूसरा आपके पास कैश आना अलग बात है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो आप उसमें प्रॉफिट दिखा रहे हो कि हाँ हमें करोड़ों करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास कैश नहीं आ रहा, लोगों ने माल दबा के रख लिया, आपको पेमेंट नहीं कर रहे। आप किसी को माल दिया कि हाँ भाई तू मेरे से माल ले ले 1 करोड़ का, उसने कहा तू 1 करोड़ 10 लाख का दे दे मेरे को माल, पर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तेरे को। अगर ऐसे सेल हो रही है तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो एक कैश फ्लो का हमें देखना है कि जो अगर आपकी सेल हो रही है वो रिप्रेजेंट करे, वो कैश भी तो आना चाहिए। ठीक है, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या परफॉर्मेंस बजट होगा? परफॉर्मेंस बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बजटिंग इसमें लगती है? इसमें क्या लगता है? आपने मशीनरी चाइना से लेनी है, आपने मशीनरी यूएस से लेनी है, आपने मशीनरी जापान से लेनी है, सबका अमाउंट अलग है, लॉजिस्टिक का खर्चा अलग है। अभी इसके अंदर आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर जापान से मशीन आ रही है, उसका परफॉर्मेंस बेहतरीन, क्वालिटी बेहतरीन, क्वांटिटी बेहतरीन, खराब वराब नहीं होती। चाइना की मशीनरी हर 1-2 साल में आपको चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस हर चीज के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाती है। टॉप मैनेजमेंट को ये बातें चाहिए। उसके बाद इनको छोटे छोटे मैनेजमेंट लेवल और को बोला गया। सेल्स मैनेजमेंट, अगर कोई सेल्स वाला परफॉर्मेंस देख रहा है तो उसको हमने क्या, कितने प्रोडक्ट, क्या टेरिटरी में उसकी सेल्स हो रही है,
ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन की वो सेल्स कर रहा है, कौन से कस्टमर बेस है उसका, उसका B2B मॉडल है, B2C, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर। ऐसी ऐसी बात है कि इंडिविजुअल सेल्समैन का क्या परफॉर्मेंस है, कि एक सेल्समैन जाके कितनी सेल कर पाता है। कुछ कुछ सेल्स वाले बंदे बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, वो डायरेक्टर लेवल पे पहुंच के जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें क्या सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, उसको फ्लक्चुएट करना है, टेरिटरी वाइज अलग रखना है क्योंकि उसमें अलग अलग टैक्सेस हैं, हमारे लॉजिस्टिक्स में फर्क आ रहा है। ठीक है सर, फालतू की बात नहीं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या परफॉर्मेंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनपुट और आउटपुट, कि कितना इनपुट रॉ मटेरियल लगा और कितना आउटपुट आया, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, द टू बायर, जो हम अगर हम बायर को देखो तो प्राइस वेरिएशन ऑन परचेज, परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि हमारा कोई प्राइस वेरिएशन हो रहा नहीं हो रहा, कि जो मेरा परचेज मैनेजर है वो ढंग से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, उसने कुछ अग्रीमेंट्स कर रखे हैं नहीं कर रखे। हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था। फोरमैन, फोरमैन क्या कर रहा है, फोरमैन जो अपने लेबर्स को चेक करता है, जो चेक रखता है, फर्स्ट बंदा सुपरविजन का फर्स्ट लेवल है फोरमैन, वो चेक करे कि जो लेबर है ढंग से काम करिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि हाँ लोग फालतू की बातें नहीं ये मतलब मजाक चल रहा है फिर नहीं कर रहा, लोग एफिशिएंट है कि नहीं, जितना उनको काम दिया गया वो काम को कर रहे हैं और सही टाइम लेके कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आती है स्पेशल रिपोर्ट्स। ये हमारी टॉप मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हम परफॉर्मेंस हमें समझाते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस बजटिंग के अंदर। ठीक है, नॉर्मल बजट बना के नहीं दे दिया आपको, इतनी सेल करिए इतनी कर रहे हैं, उसके अंदर का उस बजट को हम आपकी परफॉर्मेंस से चेक करते रहेंगे कि आप ढंग से परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है, ये स्पेशल रिपोर्ट स्पेसिफिकली आई गई परफॉर्मेंस बजट के अंदर। जैसे अगर हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं स्टार्टिंग में, कि आपको कितने यूनिट्स बेचने हैं ताकि आप नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन में आ जाओ, ब्रेक इवन कर जाए, ये स्पेशल रिपोर्ट्स है। वो हर रोज एक बंदा लेके आ रहा है, हम अभी 2000 यूनिट दूर है ब्रेक इवन से, वी आर 200 यूनिट्स या 2000 यूनिट्स अवे फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट। तो वही ऐसी ऐसी रोज की रोज हमारे यूनिट्स बिक रहे हैं, हम थोड़ा ब्रेक इवन पॉइंट के पास पास आ रहे हैं। ठीक है, टैक्सेशन लेजिस्लेशन स्पेशल रिपोर्ट, हमें एक पर्टिकुलर कंपनी में एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है, उसके अंदर उसके टैक्स लेजिस्लेशन क्या है, हमें वहाँ पे किसी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा या हम इंडिविजुअली जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुबई, वहाँ पे अगर आपको कोई डोमेस्टिक पार्टनर चाहिए, अगर आपको कोई काम करना है तो। ठीक है, स्पेशल प्राइसिंग एनालिसिस, ये स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, ये बहुत ही वेरी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, स्पेशल प्राइसिंग एनालिसिस, मेक और बाय सर्टेन कंपोनेंट्स, आपको कोई अपना जो कोई प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक पर्टिकुलर चीज को बनाने में कुछ एक्सपेंस आ रहे हैं, आप उस कह रहे हो कि मैं इतना एक्सपेंस इसको इसको बनाने में इतनी सरदर्दी ले रहा हूँ, मार्केट में मेरे को इसी रेट पे बाहर मिल रहा है, तो मैं उसी पर्टिकुलर बाहर से माल स्टार्ट लेके, बाहर से माल यहाँ एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे लेके आगे काम करूंगा। मेक और बाय का डिसीजन आ गया, मैं सस्ता बना सकता हूँ या मार्केट में मेरे से लोग सस्ता बना रहे हैं, उनको कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इसलिए वो सस्ता बना पा रहे हैं। ये वाले डिसीजन स्पेशल रिपोर्ट के अंदर लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आज के मेन मुद्दे की, जो बजट रेशियोज के बारे में बात करता है। अभी रेशियोज के बारे में जो मेन तीन बातें, अभी हम परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में रेशियोज की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम रेशियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको परफॉर्मेंस से लिंक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, हमें बताओ परफॉर्मेंस से लिंक करके कैसे पढ़ा रहे हो आप। इसके अंदर बजट रेशियोज के अंदर तीन बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं, आपको उतना समझ में आना चाहिए। आप पहले बात समझो कि बजटेड आवर्स क्या है। बजटेड आवर्स क्या है, बजटेड आवर्स मतलब मैंने कुछ बजट बनाया कि मैं बजट इतने आउटपुट निकालूंगा। मैं कुछ बिजनेस करने बैठा हूँ, हाँ मैंने कहा मैं बजटेड आउटपुट निकालूंगा 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, और इस 1000 यूनिट को बनाने के लिए मेरे 2000 मैन आवर्स लगेंगे। 2 घंटे में एक यूनिट, 2 आवर्स के अंदर, 2 मैन आवर्स के अंदर एक यूनिट। बात समझ में आती है, बजटेड आउटपुट के लिए बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स टू प्रोड्यूस बजटेड आउटपुट, इसको हम बोलते हैं बजटेड आवर्स। बात समझ में आती है, हमने पहले ही सोच लिया कि हाँ इतने यूनिट बनेंगे, इतने आवर्स लगेंगे, ये सारा बजट पे चल रही है बात। ठीक है, इसके बाद आती है एक्चुअल, कि जब हमने सारा ये बजट तो हमने लिख के रख दिया कि हमारे साथ से यही होना चाहिए, बट जो आपने बोला वही होता है क्या? नहीं, एक्चुअल में वेरियंस आना ही आना, सब कुछ बजट के हिसाब से नहीं होता। एक्चुअल के अंदर आप देखने बैठे हैं, आपका पूरा साल निकल गया, आपने कहा कि हाँ मेरे 900 यूनिट्स बने हैं, मेरे 900 यूनिट्स बने हैं, और मैंने 2000 आर ले लिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला एक्चुअल आर्स टेकन टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। इसके अंदर हम कुछ बात नहीं कर रहे, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी कितने एक्चुअल आवर्स लगे और कितने एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हो, ये दोनों बातें बहुत ही
बेसिक लॉजिकल हमें समझ में आते हैं कि बजटेड आवर्स क्या है, बजट यूनिट को देख के जो बजट आवर्स लगने चाहिए थे, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आउटपुट जो निकला उसको कितने एक्चुअल आवर्स लगे जितने हमने पेमेंट करी एक्चुअल आवर्स के अंदर, जितने आवर्स काम कर रहे हैं हम उतने सबसे पेमेंट कर रहे हैं। अब एक टर्म ड्राइव होती है इसके अलावा, इसके अंदर क्या बात आई कि स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। वो स्टैंडर्ड आवर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो एक्चुअल आउटपुट आपने निकाला, आपने जो माल बनाया, आपने जो एक्चुअल आउटपुट निकाला, उस पे कितने आवर्स लगना लाजमी था, मतलब उस पे कितने आवर्स लगने चाहिए थे। इसके अंदर एफिशिएंसी की बात आ रही है। आप बात समझो, एक्चुअल आवर्स क्या पता उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिए, वो ढीले इंसान थे, उनसे काम नहीं हो रहा था। हमने कहा ये पर्टिकुलर एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है कि एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं। बट आपने जो प्रोडक्शन करी उसके अंदर आपने एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स लिए, 3 आवर्स लिए। इधर हम दोनों एफिशिएंसी उनकी खराब होगी, लेने से उनको 2 घंटे बट उन्होंने लिए 3 घंटे। तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या बोलता है, स्टैंडर्ड आर बजट और एक्चुअल आवर्स का मिक्स है एक तरह का। जितना हमने एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से आपको कितने आवर्स लेने चाहिए थे, वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड आवर्स है। बात समझ में आती है आपको, ये 3 बातें समझ में आती है। पूरे के आगे जो पूरे के जो हमारे रेशियोज है ना वो उसी पर डिपेंड करती है, ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए, अगर हमें समझ में आती है। चलो बेटा थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम ये रेशियोज के बारे में पढ़ना। कैपेसिटी यूजेज रेशियो, कैपेसिटी यूजेज रेशियो, कितना कैपेसिटी आपके पास है, कितना कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो, कितना कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो, पूरी कैपेसिटी कितनी और कितने कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर वर्किंग आवर्स, कितना आप मैक्सिमम काम करा सकते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, कितनी लेबर आप बिठवा सकते हो, ठीक है, कितनी मशीनरी आप चलवा सकते हो, और कितना आपने बजट पे लेके चला कि हाँ पूरे 100% यूटिलाइजेशन लेवल नहीं होती ना, हमें 70% यूटिलाइज कर रहे हैं, 80% 90%, तो उन्होंने बोला आपने बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना मान के चला कि इस बार मैं अपनी फैक्ट्री को 80% पे चलाऊंगा। ठीक है, आपने बजट मान के चल लिया 80%, और आपने कहा कि 100% मेरा जो है उससे 100%, जैसे 100 आवर्स मैं मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ, बट मैंने कहा मेरा बजट 80 आवर्स का ही है। ठीक है, इसके बाद आई स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशियो। इसके अंदर क्या बोला गया, द रेशियो इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच फैसिलिटीज वर एक्चुअली यूटिलाइज ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। उन्होंने बोला कि वो जो कैपेसिटी थी वो आपने कितनी एक्चुअल में यूटिलाइज करी, वो कितनी कैपेसिटी आपने एक्चुअल में यूटिलाइज करी। इसका बात सुनो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयड रेशियो, द रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच फैसिलिटी वर एक्चुअली यूटिलाइज ड्यूरिंग अ बजट पीरियड, कि आपने कितना एक्चुअल में उसको यूटिलाइज किया। अब हम इसके फॉर्मुलेस को पढ़ने जा रहे हैं, उस फॉर्मूले से आपको ऊपर की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है सर, मैं थोड़ी सी डाउट हो रही है, अब हमें फॉर्मूला बताओ, सुनो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो की हम बात कर रहे हैं कि कितना स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूज कर सकते हो, आपने कितनी बात करी, बजटेड आवर्स आपने बता दिए, डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ बजटेड पीरियड। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, आप पूरे अगर फैक्ट्री को 100% पे चलाओगे तो आप 100 आवर्स एक महीने में काम कर सकते हो। आपने कहा मैं 80 आवर्स काम करूंगा, ये मैं बजट लेके चल रहा हूँ, 80 आवर्स डिवाइड बाय 100 आवर्स, तो हमने 80% स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो मैंने बोल दी कि ये 80% पे मैं चला रहा हूँ। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो आपको समझ में आती है, हाँ सर हमें समझ में आती है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज, हम कितना यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आई एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो, कि आपने एक्चुअल के अंदर कितना यूज किया, तो हमने एक्चुअल वर्किंग आवर्स को ऊपर रखा, डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स। स्टैंडर्ड के अंदर बजट पे लिंक्ड है, स्टैंडर्ड हमारा बजट से निकल के आता है, पता है ना, स्टैंडर्ड हमारा बजट। सर बजटेड कैपेसिटी यूजेज यूजेज रेशियो भी तो हो सकता था, हाँ बेटा ये बजटेड कैपेसिटी यूजेज रेशियो भी हो सकता था। समझ में आती है बात, हाँ। अब इधर बात आ रही है इन दोनों को मिला के, एक्चुअल के अंदर एक्चुअल आवर्स कितने लगे डिवाइड बाय जो मैक्सिमम हम यूज कर सकते थे। अब आई बात इसके अंदर दोनों को मिला के कि एक्चुअल यूजेज, जो हमने एक्चुअल यूज किया, वो बजट, वो बजट रेशियो के हिसाब से उन्होंने बोला एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअल यूजेज, उन्होंने बोला एक्चुअल आवर्स कितने लगने चाहिए थे, जो हमारा बजट आवर्स है उसके हिसाब से हमारे एक्चुअल आवर्स कितने लगने चाहिए थे। इसमें दोनों को मिक्स कर दिया गया। सर हमें ये बात थोड़ी सी खटक रही है, हमें ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, इस बात को हम एक बार फिर से घुमा के पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो कि बजटेड आवर्स हमें कितने लगने चाहिए थे टू मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स।
इन्होंने बोला बजट आवर्स आप कितना चूज करके चल रहे हो और कितना आप मैक्सिमम एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को निचोड़ सकते हो, कितना फैक्ट्री को यूज कर सकते हो, कितना लेबर्स को ज्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल के अंदर हमें समझ में आता है कि हमने एक्चुअल आवर्स कितने काम करा है डिवाइड बाय मैक्सिमम, स्टैंडर्ड कैपेसिटी कंप्लीट और एक्चुअल कैपेसिटी कंप्लीट। अब वो बात कर रहा है कि आपने एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने यूज किए बजट के हिसाब से। बजट आवर्स आपको दे दिए गए थे कि हमने 80 आवर्स की बात करी थी बजट, हमने कहा 80 आवर्स का आपका बजट है, बट एक्चुअल आवर्स आपने 70 यूज किए। आपने एक्चुअल यूजेज बजट के हिसाब से, हमने बजट 80 आवर्स का बनाया था बट आपने एक्चुअल यूजेज 70 का किया। तो इसके अंदर बात आ गई कि बजट से आप कितना वेरी कर रहे हो, बजट के हिसाब से आपने एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने यूज किए। बात क्लियर समझ में आती है? बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी रेशियो, लेवल ऑफ एक्टिविटी कि आपने एक्टिविटी कितनी करी। दिस मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स आर, स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट टू वर्क प्रोड्यूस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ बजट स्टैंडर्ड आर। बजट स्टैंडर्ड आर, हमने कुछ बजटेड स्टैंडर्ड आर्स बोल दिए, बजटेड स्टैंडर्ड आर्स कि हमारा 80 आवर्स के अंदर हम ये पर्टिकुलर बिजनेस को जो आपने हमें काम दिया उस जॉब को हम 80 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे, आपने ये बजट हमें दे दिया। ठीक है, अब इसके स्टैंडर्ड आवर्स वो बता रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए। ये स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स निकलते हैं हमारा जो एक्चुअल आउटपुट हुआ, एक्चुअल आउटपुट हुआ उसके हिसाब से स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। एक्टिविटी आपको समझ में आती है? हमें आपने बोला कि 80 आवर्स के अंदर आप 80 यूनिट्स बनाए हैं, हाँ, बट उन्होंने 100 यूनिट्स बना दिए, तो उसने उस 100 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे? 100 100 100, क्योंकि आपने बोला था 80 आवर्स में आप 80 यूनिट्स बना देते, बजटेड आवर्स आपके 80 और 80 यूनिट्स बन रहे थे, कूल, परफेक्ट। बट जब आपने एक्चुअल आउटपुट आप महीने के एंड में गए, एक्चुअल आउटपुट देखा आपके 100 यूनिट्स बने हुए हैं। मैंने कहा यार ये 100 यूनिट्स को बनाने के लिए तो 100 आवर्स लगने चाहिए थे, आपने काम जल्दी में कर दिया। उन्होंने कहा हाँ हमने कर दिया। अब हमने कहा कि ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स हो गए ज्यादा और बजटेड आवर्स कम, मतलब इन्होंने कम आवर्स की जगह ज्यादा घंटे का काम कर दिया, एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, एक्टिविटी लेवल ज्यादा है। एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो के अंदर क्या बोला गया? एफिशिएंसी हमारा क्या बोलता है कि एक बंदा कितने आवर्स उसको लेने चाहिए थे बट उसने एक्चुअल में कितने आवर्स लिए, कितने आवर्स उसको लेने चाहिए थे। स्टैंडर्ड इज कितने लेने चाहिए थे, स्टैंडर्ड इज कितने लेने चाहिए थे कि हाँ आपको एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लेने चाहिए थे। उसने कहा ठीक है, बट उसने एक्चुअल में 1.5 घंटे में काम कर दिया। वो ऐसे टक 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 काम कर रहा है, उसने 1.5 घंटे के अंदर ही सारा का सारा काम कर दिया, तो ही इज वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंट आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने में 8 आवर्स लगते हैं, बट वो बंदा 6 घंटे में करके रफू चक्कर, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है। ठीक है, अभी इसको हम याद कैसे करेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स, अगर एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपको 12 आवर्स स्टैंडर्ड दिए गए, 12 आवर्स स्टैंडर्ड दिए गए, बट आपने 10 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया, तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना, तो आप ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स रखोगे 12 ज्यादा, एक्चुअल आवर्स अपने लिए कम। अगर एक्चुअल आवर्स कम है तभी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना। हाँ, अगर आपकी एक्चुअल आवर्स ज्यादा है और स्टैंडर्ड आवर्स कम है, जैसे कि आपने स्टैंडर्ड आवर्स एक जॉब को करने के लिए थे 8 आवर्स, बट आपने एक्चुअल में 10 घंटे ले लिए, आप धीरे धीरे काम कर रहे थे, आपसे काम हो ही नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बोला कि एफिशिएंसी आपकी कम है, आपने एक्चुअल में ज्यादा लिए बट आपको लेने कम चाहिए, इसमें आ गया 80%। एफिशिएंसी रेशियो आपको समझ में आती है? सर हमें एफिशिएंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो के बारे में आप समझाओ, ये इसमें फर्क क्या है? एफिशिएंसी क्या बोलती है और एक्टिविटी रेशियो क्या बोलती है? नाम तो सेम सेम लग रहा है। एफिशिएंट एक पर्टिकुलर लेबर पर डिपेंडेंट है, वो कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंट कितना है, एफिशिएंट कितना है, और एक्टिविटी बताती है कि बजट से रिलेटेड कितना है। सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनो। एक्टिविटी का जो लिंक है कि एक्टिविटी मतलब कितना काम हो रहा है, हमने बजट दिया था कि आप इतना काम करेंगे, बजट दिया था हमने आप इतना काम करेंगे, उस बजट के हिसाब से आपने कितनी एक्टिविटी करी। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया हमने कहा हम इतनी एक्टिविटी करेंगे, हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे, 1 लाख यूनिट बनाएंगे। अब उन्होंने बोला कि इससे ज्यादा की एक्टिविटी हुई है या इससे कम की एक्टिविटी हुई है। जो एफिशिएंसी है उसमें बजट की बात नहीं है, उसमें बजट की बात नहीं है। उसने कहा आपने एक्चुअल आवर्स कितने लिए, एक्चुअल आवर्स कितने लिए और उस काम को करने के स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे। बात समझ में आती है? हाँ सर में समझ में आती है। कैलेंडर रेशियो, कैलेंडर रेशियो इज वेरी इजी, वेरी इजी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर या फिर ईयर के अंदर कितने दिन आपको काम करना था और आपने एक्चुअल में कितने दिन काम किया। अवेलेबल वर्किंग डेज, कितने आपने काम किया, अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज, डन।
बीच में कोई छुट्टी छुट्टी आ गई ना बेटा, ऐसे भी हो सकता है। अब एक बार हम वापस पढ़ेंगे। सर आप बहुत ज्यादा फालतू की बातें कर रहे हो, सुनो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, बजटेड आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। आपने कितना यूज, स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितना आपने यूज करने की बात करी कि आप अपनी फैक्ट्री को कितना यूज कर लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं अपना बजट दे रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है मेरा, मैं अपना ये अपना मैं बजट दे रहा हूँ, टोटल आवर्स है। एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो, एक्चुअल आवर्स इतने, मैक्सिमम आवर्स इतने। ठीक है, अब बताओ आपने एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी कितना करा। हमने एक्चुअल में इतना काम किया और हमारे बजटेड आवर्स थे इतने। बात समझ में आती है, हमने एक्चुअल में कितना काम किया, एक्चुअल जो एक्चुअल किया उसको बजट से लिंक कर रहे हैं कि हमने एक्चुअल में इतने आवर्स काम किया और ये बजट। इसके अंदर सारी बातें आर जो बजटेड है और एक्चुअल आर है उसकी हो रही है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर। बजटेड और एक्चुअल की बात हो रही है, इसमें कुछ हमारा बात नहीं है, इसमें हमारा कुछ बात नहीं है कि इसके रिलेटेड स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। बजटेड और एक्चुअल के बीच में बात हो रही है। इसके बाद हमारी एक्टिविटी की बात आती है कि हम बजटेड एक्टिविटी इतनी थी, हमने से ज्यादा एक्टिविटी करी, हमने से कम एक्टिविटी करी। एफिशिएंसी के अंदर बात बजटेड की नहीं है, इसके अंदर जो बात है वो स्टैंडर्ड की बात है। आपने कितना टाइम लिया, इसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड में कितना टाइम लेना चाहिए। स्टैंडर्ड कितना टाइम लगता है, ये स्टैंडर्ड निकलेगा कहाँ से सर, ये स्टैंडर्ड निकलेगा बजट से। बट ये टर्मिनोलॉजी अलग है, टर्मिनोलॉजी दिस इज डिफरेंट कि बजट से ही स्टैंडर्ड निकलता है। अभी हमें क्वेश्चन करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, हमें बताओ, हमें क्वेश्चन करना है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन दिखा दो। सुनो, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डीकेजी एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स उन्होंने बोल दिए 8 आवर्स काम कर सकते हैं 5 डे वीक है, एमएनसी है भाई, 8 आवर्स काम कर सकते हैं 5 डे के हिसाब से, 40 आवर्स एक वीक में आप काम कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स स्टैंडर्ड दे दिया। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉय, एक्चुअल वर्किंग कितने 40। हम 50 एम्प्लॉय को ठूस सकते हैं बट हमने 40 अभी ठूसा। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक। 4 वीक के साथ उसने बोला कि हम एक्चुअल आवर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6400 है। सर ये एक्चुअल आवर्स लिखा तो ये एक्चुअल है बेटा, इंग्लिश पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क। इन्होंने बोला एक बजट है हमारा, एक्चुअल आवर्स हम सोच रहे इतना एक्चुअल आवर काम होगा। हर जगह वो सिंपल सिंपल लिख कर तो देने देगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्चुअल आवर इतना काम होगा। नीचे देखो बेटा, नीचे एक्चुअल आवर आवर्स वर्कड इन 4 वीक पीरियड, उसने एक्चुअल आवर्स अलग से दे रखा है। सुनो, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क 6400 आवर्स उसने हमें बोल दिया। ठीक है कि अब हम है इसको हम सब्सटैंटिएट करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, 8 आवर्स इंटू 5, 8 आवर्स इंटू 5 डेज 40 आवर्स, 40 आवर्स इंटू 40 एम्प्लॉइज 16 आवर्स पर वीक हो गया, इंटू 4 कर दो तो 6400 आवर्स पर 4 वीक हो जाएगा। डन। इसके बाद है स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न 4 वीक्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने काम 6400 आवर्स के हिसाब से किया, बट इट इज एक्सपेक्टेड आप उस पर्टिकुलर 6400 आवर्स के अंदर 8000 आवर्स का काम करोगे। तो ये डीकेजी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत एफिशिएंट है, वो 6400 आवर्स के अंदर 8000 आवर्स का काम कर लेंगे। समझ में आती है बात, हाँ। एक्चुअल आवर्स, अब उन्होंने काम करने की बारी आई तो उन्होंने 6000 आवर्स ही काम किया। बजटेड थे कितने 6400 आवर्स काम करना, बट उन्होंने एक्चुअल में काम किया 6000 आवर्स, 6000 आवर्स। और उसने 6000 आवर्स में कितने रुपए का काम किया, 6000 आवर्स में कितने रुपए का काम किया, कितना बिजनेस का काम किया। उसने बोला कि स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड, स्टैंडर्ड आर अर्नड इन 4 वीक पीरियड। उन 6000 आवर में उसने 7000 आवर्स का आउटपुट निकाला। एक्सपेक्टेड था 6400 आवर्स के अंदर वो 8000 का आउटपुट निकालेगा, बट एक्चुअल में उसने 6000 आवर्स का काम किया और 7000 आवर्स का आउटपुट निकाला। ठीक है, उन्होंने चीज दिया, सारी की सारी रेशियो निकाल दो जो जो आप निकाल सकते हो। अब इसके अंदर एक बात सुनो, द रिलेटेड पीरियड इज 4 वीक्स। इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। कोई नेशनल इवेंट आ गया तो एक दिन की हॉलीडे होगी बेटा, कैलेंडर इशू के लिए वो है ना ये, ठीक है हाँ, कैलेंडर इशू एक दिन की छुट्टी आ गई, हम पढ़ के समझ गए सर कि क्या है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक रेशियो से। एफिशिएंसी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए था और एक्चुअल आवर्स कितने लगे। सीधा सीधा ऊपर दे रखा है कि स्टैंडर्ड आवर्स उसने 7000 आवर्स का काम 6000 आवर्स में कर दिया, तो मतलब वो एफिशिएंट है। हमने ऊपर 7000 नीचे 6000, उसका एफिशिएंसी लेवल इज मोर देन 100%। हर दिन 100% से जितना ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा काम कर रहा है कम आवर्स लेके। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो तो मैं समझ में आती है। एक्टिविटी रेशियो,
अब एक्टिविटी रेशियो के अंदर क्या बात आई, हमने उसको बोला था कि आप 6400 आवर्स का काम करोगे। एक्टिविटी हम सोच के बैठे थे, हम बजट बना के बैठे थे, बजटेड आवर्स हम बना के बैठे थे कि आपकी एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 6400 आवर्स की आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। बट आपने काम कितने रुपए का किया, इसके अंदर काम कितने रुपए की बात करें बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स। आपने 7000 आवर्स का काम किया। 6400 आवर्स का तो हम बजट बना के चल रहे थे कि 6400 आवर्स का आप काम करोगे, बट आपने स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे का एक्चुअल के अंदर काम किया, 7000 आवर्स। देखो बेटा 7000 आवर्स डिवाइड बाय 6400 आवर्स, ठीक है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया। ओके, बजटेड आवर्स हमने निकाल के दिखा दिया, आपको पहले बता दिया था। कैलेंडर रेशो, अवेलेबल वर्किंग डेज कितने हैं, अवेलेबल वर्किंग डेज कितने हैं, 5 डेज अ वीक है, 4 वीक है, 5 डेज इंटू 4 वीक्स इज इक्वल टू 20 डेज। और एक दिन छुट्टी थी, एक दिन छुट्टी, क्या पता इसी की वजह से हमारी एफिशिएंसी कम आई हो, उस दिन काम कर तो और बढ़ जाता। तो उन्होंने बोला कैलेंडर रेशियो क्या थी। अगर आपकी ये सारी की सारी कुछ कमी बैठी ना एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियो के अंदर, तो आप देखोगे कि बीच में 2-3 दिन की छुट्टी, इमरजेंसी छुट्टी तो ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं हो गई थी, इसलिए कैलेंडर रेशियो निकल रही है। ठीक है, कैलेंडर रेशियो के अंदर उन्होंने बोला कि अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइड बाय बजटेड वर्किंग डेज। बजट हमारे 20 डेज थे, हमने काम 19 डेज का किया, एक दिन की छुट्टी आ गई, तो 19 डिवाइड बाय 20, 95% का कैलेंडर रेशियो। अब सर कैलेंडर रेशियो ज्यादा हो सकता है, हाँ बेटा, किस दिन सैटरडे को काम करने बुला लिया तो आपका कैलेंडर रेशियो ज्यादा हो जाएगा, या संडे को काम करने बुला लिया आपका कैलेंडर रेशियो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, हमने कैपेसिटी कितनी थी, कितनी कैपेसिटी टोटल है काम करने की, फैक्ट्री को होल्ड करने की, और हमने कितना उसको बजट पे बना के चला, क्या स्टैंडर्ड बजट कितना बना के चल रहा है। हमने कहा हमारे 50 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं 8 आवर्स के लिए 5 डेज, समझ में आती है, इंटू 4 वीक्स। और हमने बजट कितने का बनाया, 40 एम्प्लॉयज 8 आवर्स एंड 5 डेज। इसके अंदर 64 हमारे ऊपर हमने निकाल के आपको दिखाया, नीचे कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 5, ये हो गया हमारा 40 आवर्स इंटू 50 इंटू 50 इंटू 4 वीक्स, तो ये हमारे 8000 आवर्स आ गए। 6400 डिवाइड बाई 800, हमने पहले ही मान के चल रही है, हमने पहले ही मान के चल रहे हैं हम 80% पे काम करेंगे। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, हम मान के चल रहे हैं कि हम 80% पे काम करेंगे। इसके बाद हमारा आता है एक्चुअल कैपेसिटी। आपने एक्चुअल कैपेसिटी कितना, आपने एक्चुअल आवर्स कितना काम के लिए, मैक्सिमम तो उतने का उतने ही रहेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स 8000 ही है, आपने एक्चुअल में 6000 आवर्स काम किए। आपने बजट में लिखा था कि हम 6400 आवर्स काम करेंगे, बट आपने 6000 आवर्स आपने काम किया, आपने 400 आवर्स की घपले कर दी। 6000 आवर्स 8000 आवर्स, तो आप इसको ये 75% आ गया, आप इसको कंपेयर किससे करोगे, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज। 80% का यूजेज होना चाहिए था, हमने बजट बनाया, बट हमारे एम्प्लॉयज ने 75% यूजेज ही किया। दो उनकी एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी ज्यादा थी, बट इट कुड हैव बीन बेटर। अगर ये इसको 80% यूज करते, एफिशिएंसी उनकी अच्छी है ही है, तो वो और काम कर पाते। ऐसे आप सोचोगे अगर आप काम करने जाओगे। एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, जो हमने बजट कैपेसिटी बोला था उसके साथ हमने एक्चुअल काम कितना किया। हमने बजटेड आवर्स दी थी उनको 6400 आवर्स, और उन्होंने काम किया 6000 आवर्स। हमने 6400 आवर्स का काम दिया था, बट उन्होंने काम किया 60,000। उन्होंने दो ऊपर की रेशियो को डिवाइड करके निकाल के दे दिया। समझ में आती है बात, 93.75%। उन्होंने दो ऊपर की रेशियो निकाल के उन्होंने हमें दे दिया। बात परफेक्टली क्लियर, हाँ सर हमें बात थोड़ी थोड़ी क्लियर, बेटा वापस उसको देखो और करो, समझो। ठीक है, आज का भी इसके लिए हम लास्ट पढ़ रहे हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर ये क्या बोलता है कि आप हर एक चीज का बजट बनाओ, हर एक चीज। इसके अंदर फंक्शंस के रास्ते बजट, सर फंक्शंस वाले बजट कौन से होते हैं, सेल्स के, प्रोडक्शन के, परचेज के, बड़े सारे फंक्शंस के बजट थे। बट जीरो बेस्ड बजट, इसने बोला कि आप जीरो, हर एक एक्टिविटी, हर जीरो से स्टार्ट करो और हर एक एक्टिविटी का बजट बनाओ। हर एक एक्टिविटी, आपके फोन के बिल का बजट, आपके इंटरनेट के बिल का बजट, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बजट, आपका होटल का बजट, कहीं पे भी जा रहे हो खाने पीने का बजट, उधर आपको दही खाने नहीं खानी उसका बजट, ये हर चीज का बजट बना के चलते हैं। ठीक है, जीरो बेस्ड जनरली बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका हर काम बजट पे चलता है। थोड़ा सा भी बजट के ऊपर गए तो वहीं पे वो कैंसिल हो जाते हैं उनके एक्सपेंसेस। ठीक है, और गवर्नमेंट के कोई एक्सपेंडिचर होते हैं, एज इन कुछ सोशल वर्क हो रहा है, तो उसमें भी पूरा बजट बनता है, उनका बजट के हिसाब से काम चलता है। समझ रहे हो ना, हमारा पूरा यूनियन ही पूरा बजट लेके आता है, यूनियन बजट आता है ना, तभी हम पूरा एक्सपेंडिचर होता है पूरे ईयर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हर एक एक्टिविटी के बारे में, बजट के बारे में स्पेसिफिकली लिखा होता है। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग इज एन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है
वेयर बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी रादर देन फंक्शनल डिपार्टमेंट। सेल्स के अंदर जितनी एक्टिविटी है सबके बारे में हमारा बजट बनेगा, प्रोडक्शन के अंदर जितनी सारी एक्टिविटीज उसके लिए हमारा बजट बनेगा। ठीक है। जस्टिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट बेनिफिट फॉर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट बेनिफिट कि इस कॉस्ट को हम इंकर करेंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, मार्केटिंग में किस टाइप का मार्केटिंग करोगे आप, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उस पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी कॉस्ट है, उससे कितना बेनिफिट ड्राइव होगा, हर चीज का बजट बन रहा है। और उसके अंदर भी अगर न्यूज़पेपर सेक्शन है उसके अंदर कौन सी पेज में हम देंगे, क्या देंगे, हर एक चीज का बजट बन रहा है। ठीक है। Zero based budgeting is suitable for both corporate and non-corporate entity. In case of non-corporate entity like government, department, local bodies, or non-for-profit organization, where these entities need to justify the benefit of expenditure on social program like midday meal, installation of street lights, provision of drinking water, कि इनके लिए सबसे गवर्नमेंट बॉडीज के लिए तो जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत असेंशियल, क्योंकि उनका ऑडिट होता है, उनको अपनी जनता को, जो हम जैसे लोगों को, उनको बताना है कि उन्होंने किस बजट के हिसाब से क्या एक्सपेंडिचर किए। जैसे अगर आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो उनका जो बजट था वो 200 करोड़ का था, बट वो शायद 1000 करोड़ के पार कर गया था जो उनके एक्चुअल एक्सपेंडिचर थे। ठीक है। तो आपको लोगों को बताना, तभी तो पता चलता है कि स्कैम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। In case of corporate entity, zero-based budgeting is best suited for discretionary costs like research and development costing, training programs and advertisement. इसके अंदर क्या बोला गया कि गवर्नमेंट के लिए तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है। अब जीरो बेस्ड बजटिंग जो हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फार्मा कंपनी का बहुत बड़ा कॉस्ट, उसके अंदर जीरो बेस्ड बजटिंग है कि आपको कौन से वैक्सीन पे ट्रायल करना है, उस वैक्सीन के अंदर पर्टिकुलर चीज के अंदर कहाँ कहाँ पे रिसर्च होगी, किसी और एंटिटी के हम रिसर्च को यूज खरीद के आ सकते हैं कि हमें रिसर्च ना करनी पड़े, उसमें इतना एनालिसिस होता है। रिसर्च के अंदर भी बड़े सारे पार्ट होते हैं, उस पार्ट के अंदर भी हर एक एक्टिविटी के बारे में रिसर्च हो रहा है कि आपको कौन से फेज के अंदर काम स्टार्ट करना है, उस फेज के अंदर कहाँ कहाँ से आपको आर्टिक जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक एक्टिविटी के बारे में बातचीत चल रही है। ठीक है। स्टेजेस क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर, ठीक, इसके अंदर हमेशा डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस, हम डिसीजन पैकेजेस को इवेल्युएट करेंगे, उसको रैंक करेंगे कि कौन सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के इन लाइन है, कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने ये सारी डिसीजन बना लिए कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसको अपने रिसोर्सेज दे देंगे। ठीक है। Identification and description of decision packages. Decision packages are the program or activity for which decision is required to be taken. हमें डिसीजन लेना है इन पैकेजेस के ऊपर, हमारे बड़े सारे डिसीजन के लिए उन्होंने बड़े सारे ऑल्टरनेटिव दे दिए। ठीक है। द प्रोग्राम और एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड अदर इश्यूज लाइक एनवायरमेंट, रेगुलेटरी इशू। इसी चीज के लिए हमें डिसीजन लेना है, कोई पर्टिकुलर चीज हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है बट वो एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, हमें दिल्ली गवर्नमेंट आके जेल में डाल देगी, तो हमें वो डिसीजन, हम उस चीज की तरफ जाएंगे नहीं। जैसे आप पटाखे बेचना है, वेरी प्रॉफिटेबल क्योंकि आपको ब्लैक में बेचना है, बट इन्वायरमेंटली वो बहुत खराब है और रेगुलेटरी उसके पास इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत है, 1 लाख रुपीज का फाइन लग गया, वो हमें जेल में भी डाल सकते हैं। ठीक है। हमें आइडेंटिफिकेशन, हमने बड़े सारे डिसीजन के, हमने डिसीजन लिख दिए, अब हम लेंगे कि भाई हमें क्या करना है, इसमें से हम क्या काम करेंगे। नीचे आती है बात, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। हाँ, ऊपर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं। वंस डिसीजन पैकेजेस आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब, हमें पूरे लिख लिख के सारे हमें ऑल्टरनेटिव दे दिए गए। इट इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट फैक्टर लाइक सिंक्रोनाइजेशन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से हम डिसीजन को मानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और साथ में फंड्स का रिक्वायरमेंट क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, अपनी सोसाइटी को देखते हैं कि हाँ हम इस पर्टिकुलर डिसीजन के साथ जा रहे हैं, हम इस बार क्या कहते हैं दिए बेचेंगे। चलो ठीक है, आपने इवैल्यूएट किया, आपने कहा कि हाँ ठीक है, अब आपने रैंक कर दिया कि दिए फर्स्ट पे, ठीक है, हमारे पटाखे दूसरे एंड पे, पटाखे बीच में, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ, आपने रैंकिंग दे दी। अब आप प्रायोरिटी दे रहे हो, आपने प्रायोरिटी देकर रैंकिंग कर दी, आपने रैंकिंग कर दी कि कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर हमारा क्या क्या हिसाब है। जरूरी प्रॉफिटेबिलिटी वाला सबसे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आपको इन्वायरमेंट के लिए सोचना पड़ता है। आपने रैंकिंग आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस, it is ranked on the basis of priority of activity because of prioritization feature as zero based budgeting is also known as priority based budgeting। जीरो बेस्ड बजटिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग, इसका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है। ये सारी बात होने के बाद हम रिसोर्स का एलोकेशन स्टार्ट करते हैं। आप इतना पैसा लीजिए, इस प्रोडक्ट के लिए आप इतना पैसा लीजिए, इसके लिए आप इतना इतना मैन पावर लीजिए, इतना पैसा लीजिए, हम डिवाइड कर रहे हैं अपने अलग अलग अपने काम के लिए।
आफ्टर रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर डिसीजन। हमने 2-3 प्रोडक्ट, हम 2-3 चीजें बेचेंगे, हमने ये बात मान ली। अब उनके लिए हमें कितना रिसोर्स, किसके लिए ज्यादा रिसोर्स, किसके लिए कम देना है, वो हमने बातें करके हमने सारी की सारी बातें बता दी। ये जीरो बेस्ड बजटिंग था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतनी बातें ही पढ़ने वाले थे। आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल समझ में हो गया आज कंप्लीट। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो और मुझसे आप डाउट क्लियर करो। अगर आपको लेक्चर में थोड़ा सा भी प्रथम सर हमें बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताओ, मैं इसको ठीक करूंगा, हम इसको बेटर करेंगे, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है सर, फालतू की बात हम सुनने के लिए बैठे, हम पहले ही जा चुके हैं, आप बोले यार बोले यार। ओके बाय बाय बेटा, फिर मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय।